हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म आखिर क्या है, भारत के लिए ये क्यों ज़रूरी है। हमने इस टॉपिक को नाम दिया था कि टेरिटोरियल रिकॉग्निशन ऑफ द लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हमारा टॉपिक का नाम था। हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया। आज हम पार्ट 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। पार्ट 1 इस पॉइंट पर वाइंड अप हुआ था कि 1837 का वो समय था जब डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में पर्शियन लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज ने रिप्लेस किया, और उसके लगभग 6 दशकों के बाद सेंट्रल एंड नर्दर्न इंडियन टेरिटरीज़ में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हुई, जिसे हम हिंदी नागरी मूवमेंट कह के पुकारते हैं। मदन मोहन मालवीय इस मूवमेंट के लिए ज़िम्मेदार थे और उनके प्रयासों से यूनाइटेड प्रोविंस और अवध में कोर्ट लैंग्वेज हिंदी नागरी अपनाई गई। ओके, ये 1900 में हुआ। मदन मोहन मालवीय ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापनाकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। हमने यहाँ पर उस लेक्चर को रोक दिया था। अब मैं ठीक वहीं से इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करता हूँ। हम लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म ही पढ़ रहे हैं। अब लगभग 1915 से 1920 के समय तक की बात हम करते हैं, और इस समय में आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी का एडवेंट हो चुका था। वो साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आ चुके थे और धीरे धीरे 1917-18 तक वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। उन्होंने क्या सजेशंस दिए थे वो समझिए। गांधी कॉल्ड फॉर द एलीट एंड एंग्लिसाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस to turn into a mass-based political party and urged for the reconstitution of provincial congress committees on the basis of the 20 regionally dominant languages across India. ये दो वर्ड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एलीट एंड एंग्लिसाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है देखिए कांग्रेस को इस एलिटिस्ट, इस एंग्लिसाइज्ड घेरे से बाहर निकाल करके मास बेस्ड पार्टी बनाने में लैंग्वेज प्लेड इट्स डोमिनेंट रोल। और ये किया किसने? गांधी जी ने। इसलिए गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस को मास मूवमेंट में बदल दिया था। और कांग्रेस को मास मूवमेंट में बदलने के लिए उन्होंने जिस टूल का इस्तेमाल किया था मेजॉरली वो लैंग्वेज था। उन्होंने एजुकेशन और बहुत से और टूल्स भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टूल था। देखिए हुआ क्या, 1885 में कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आती है, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। शुरुआती तौर में कांग्रेस के नेता कौन थे? ये वो नेता थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में स्थापित एजुकेशन सिस्टम, जो इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम को अपनाया। पढ़े लिखे, विदेश गए, वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, भारत आए और यहाँ पर वकालत कंटिन्यू की। शुरुआती तौर में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेतागण जो कांग्रेस से जुड़े थे वो आपको वकालत करते ही मिलेंगे, वो बैरिस्टर थे सभी के सभी। ओके, गांधी जी खुद भी यही थे, जवाहरलाल नेहरू भी यही थे, तो ये तकरीबन आपको वकालत करते मिलेंगे। उस समय का एक मेन पेशा ये हुआ करता था। तो मतलब ये है कि जो शुरुआती कांग्रेस है उसके जो नेता हैं वो एक एलीट सेगमेंट काउंट होता था। क्यों एलीट सेगमेंट काउंट होता था? द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट सेगमेंट, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में बातचीत करते थे, वो उस लैंग्वेज को जानते थे, वो उस लैंग्वेज में पढ़े लिखे थे, जो लैंग्वेज मासेस की लैंग्वेज नहीं है, जो देश की डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है। So they are very few having that level of education and having command on that particular language. So this particular language and the benefits associated with it, they are reserved for this particular segment. So it is elite section, a distinct section. Okay? तो इस तरह से हमने इन्हें एलिटिस्ट सेगमेंट से जोड़ करके देखा। फिर इनका उठना बैठना, सोचना, रहन सहन, पहनावा, खान पान, सब कुछ धीरे धीरे ब्रिटिश कल्चरल प्रैक्टिसेस के अनुरूप होने लगा। ये भी कोट पैंट पहनते, हैट पहनते,
टाई लगाते, उसी तरह से ये लॉ की प्रैक्टिस करते, उसी तरह से ये नियम कानून बनाने की बात करते। तो हम इसे कहते हैं द एंग्लिसाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। द एंग्लिसाइज्ड, क्योंकि ये एंग्ल कल्चर यानी कि एंग्लो कल्चर को फॉलो कर रहे थे। तो उस समय में जो शुरुआती कांग्रेस है 1885 से लेकर 1905 के बीच में, ये 20 ईयर्स के दौरान कांग्रेस ये मासेस तक नहीं पहुंची थी। इसका सपोर्ट मास बेस्ड नहीं था। इसके सब्सक्राइबर, इसको ज्वाइन करने वाले लोग वही थे जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, कुछ ज़मींदार, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, हाँ जी, हाँ, शहरों में रहने वाले लोग। तो ये ज़्यादातर लोगों में फैली हुई नहीं थी, कुछ ही लोगों तक सीमित थी। और उन लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस जिस तरह के थे वो उन्हें कॉपी कर रहे थे जिन लोगों से वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन्हें आए। और वो लोग कौन थे? द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स नेचुरली, कोई भी फॉरेनर है वो जब भारत आएगा तो कहाँ रहेगा? शहर में। चाहे वो सुल्तान सल्तनत रूलर थे, चाहे वो मुग़ल थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स भी हैं, वो यहाँ के फोक तो है नहीं, तो वो ग्रामों में या ग्रामीण इलाकों में तो रहेंगे नहीं। तो बिकॉज ब्रिटिशर्स दे वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, तो उन्हीं के साथ जुड़ कर के रोज़गार जिन्हें मिल रहा है, नौकरी पेशा, या उन्हीं से जुड़ कर के जिन्हें देश के लिए स्वतंत्रता भी मिलनी है मान लो, या देश के लिए कोई अधिकार नियम कानून बनाने के, और या इन लोगों ने, हमारे एजुकेटेड लोगों ने जिनको प्रभावित करना है कि देश के नियम कानून देश की जनता को साथ मिला के बनाइए, तो जिनको प्रभावित करना है वो भी ब्रिटिशर्स हैं, तो वो शहर में ही रहते हैं। तो अल्टीमेटली चाहे इनके बाप दादा ग्रामीण इलाकों में ज़मींदार हुए होंगे या कोई भी बड़ी हस्ती होंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए शहरों में भेजा। फिर आगे जा कर के उन्होंने जैसे काम काज चुने वो ज़्यादातर ब्रिटिशर से एसोसिएटेड है, तो फिर इस वजह से भी शहर के ही रहे। और ब्रिटिशर्स ही को प्रभावित करना था कि वो भारत को और ज़्यादा लोकतांत्रिक बना दें, भारतीयों को और ज़्यादा अधिकार दे दें भारत के लिए नियम कानून बनाने के लिए, तो ब्रिटिशर्स वहाँ थे, इसलिए इनको फिर वहाँ रहना पड़ा। तो शहरों का एक जीवन था उस समय में, शहरी जीवन शैली थी, और वो जीवन शैली बरतानिया जीवन शैली थी। उसी तरह के घरों के डिज़ाइन, वॉशरूम्स, वैसा ही डाइनिंग टेबल, खाना पीना, वैसी ही सारी कटलरी, उसी तरह से चम्मच पकड़ना, है ना, एप्रन डालना, कोट पैंट, वैसे ही डांस, वैसी ही पार्टीज़। तो इमारतों से लेकर के नाच गान से होते हुए खान पान, पहनावा, लिटरेचर, हर चीज़ पर आपको एक बरतानिया प्रभाव देखने को मिलेगा। बिस्किट्स तक ब्रिटानिया, बरतानिया, है कि नहीं? तो इस तरह से ये माना जाता है कि जो शुरुआती तौर में कांग्रेस का ये नरम दल था, द मॉडरेट्स, ये काफ़ी हद तक एंग्लिसाइज्ड थे। ये एक एलिटिस्ट सेक्शन था, द इंग्लिश स्पीकिंग एलिटिस्ट सेक्शन। तो गांधी जी ये मानते थे कि कांग्रेस को ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, कांग्रेस को सब तक पहुंचना है, इसे एक व्यापक मूवमेंट बनाना है। कांग्रेस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कुछ लोगों तक सीमित हो जाए। कांग्रेस एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा आंदोलन है जिसे देश के जन जन तक पहुंचना है। तो गांधी जी कांग्रेस को एक मूवमेंट की तरह परसीव करते थे। और मासेस से जुड़ने का एक तरीका तो वही था जो बुद्ध ने भी अपनाया, जो जैन ने भी अपनाया, और मैंने आपको बताया है जो भक्ति सूफी काल के संतों ने भी अपनाया। और वो है कि जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, जिनसे आप अपना आइडिया कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप पहले उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उस भाषा के नज़दीक तो आइए, उनकी संस्कृति के नज़दीक तो आइए। तो इसीलिए फिर इस एलीट, इस एंग्लिसाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस को मास बेस्ड या ब्रॉड बेस्ड पार्टी बनाने के लिए गांधी जी का ये मानना था कि देश भर में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमें कांग्रेस की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसे रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इस बेसिस पे कि हमें जो प्रोविंस लेवल पर कांग्रेस कमेटियां बनानी हैं
यानी कि जो क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियां होंगी वो भाषा के आधार पर बनाए हम, कि एक कांग्रेस कमेटी सपोज करिए किस प्रोविंस को कवर कर रही है, किस रीजन को कवर कर रही है, एक ऐसे यूनिट को कवर कर रही है जहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग हैं, तो वो कांग्रेस कमेटी मराठी स्पीकिंग लोगों को कवर कर रही है। उसने अपनी टेरिटरी इस हिसाब से बना दी कि इतने मराठी स्पीकिंग लोगों का एक क्षेत्र। इसी तरह से गुजराती स्पीकिंग लोग, कन्नड़ स्पीकिंग लोग, तेलुगु स्पीकिंग लोग, है ना, अलग अलग भाषा, बांग्ला स्पीकिंग पीपल, पंजाबी स्पीकिंग पीपल, देयर वर मैनी लैंग्वेजेस। तो इस तरह से कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया वो प्रोविंशियल लेवल पर, यानी कि निचले स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर भाषा के आधार पर किया गया, ताकि लोग कांग्रेस की उस कमेटी से खुद को जोड़ के देख सकें। कांग्रेस की उस कमेटी के कर्ता धर्ता जो हों वो आम जनमानस की वहाँ की भाषा को जानते हों, वहाँ के लोगों में जाएं और उन लोगों को अपने साथ जोड़ें, अपने साथ लेकर के आए, और इस तरह से इन्हीं प्रोविंशियल कमेटियों के वाया देश भर की जो आवाम है उसकी मांगें, उसकी इच्छाएं, ज़रूरतें सेंट्रल कमेटी तक पहुंच जाएंगी, और सेंट्रल कमेटी जो भी कोई नियम कानून बनाए सारे देश की अलग अलग जनता को ध्यान में रखते हुए वो फिर प्रोविंशियल कमेटियों के वाया क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो नीचे से हमें फीडबैक मिलता रहेगा, हमें लोगों का समर्थन और साथ मिलता रहेगा, हमें उनकी ज़रूरतें पता लगती रहेंगी, उनकी समस्याएं, और ऊपर से हम जो लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो एक राष्ट्र हैं, उनको जो हम बताना चाहते हैं कि वो एक राज्य बनाएं, एक इंडियन स्टेट बनाएं, वो राजनीतिक रूप में चेतन हो, अपने अधिकारों की बात करें, अपने लिए वोटिंग राइट माने, अपने लिए आप टैक्स पे करते हो तो अपने लिए नियम कानून बनाने का अधिकार मांगें। इस तरह से हम जो चाह रहे हैं वो जनता तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एक टू वे मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होगा और कांग्रेस मास बेस्ड हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा भूमिका है जो भाषा निभा रही है, यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं, द रीजनल लैंग्वेजेस, जिन्हें आप वर्नैकुलर लैंग्वेजेस भी कह लीजिए। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम के तो कोर में रीजनल लैंग्वेजेस को जगह दी गई है। इसी का नतीजा है ना कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो उसमें 8 शेड्यूल थे, और उसमें से जो 8वां शेड्यूल है वो लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म के लिए था, दैट इज फॉर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन on 26th January 1950 there were 14 languages in the 8th schedule. Today we have 22 languages in the 8th schedule. It means कि 1950 से लेकर के 2023 तक लगभग इन 7.5 दशकों के दौरान भाषाएं और बढ़ी हैं, घटी नहीं है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस चीज़ को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की, यानी कि भाषाई प्लूरलिज्म, वो कोई बोगस प्रोविजन नहीं था। संविधान बनाने के समय तक का वो सत्य था, क्योंकि संविधान बनाने से बहुत पहले कांग्रेस नाम की उस मूवमेंट, जिस मूवमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उसने आज़ादी दिलवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, तो उस मूवमेंट को ये बड़ी भूमिका निभाने में जिस चीज़ ने रियल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट की है वो मास सपोर्ट ने की है। कांग्रेस का वजूद, उसके पीछे खड़ी डाइवर्स मास सपोर्ट थी। तो कांग्रेस को ये डाइवर्स मास सपोर्ट जिस चीज़ ने दिलवाई है वो कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला द रीजनल लैंग्वेज फॉर्मूला है। तो हमारी तो स्वतंत्रता की लड़ाई की जड़ों में ही लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसे निगेट कैसे कर देते, इसे इग्नोर कैसे कर देते? इसे इग्नोर करके बनाया गया संविधान तो तुरंत गिर जाता। संविधान प्रभावी होते ही वायलेंस, दंगे सब हो जाता। विश्व भर में कई संविधान अस्तित्व में आते ही अगले दिन ही दंगे होने लग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेपाल में ऐसा कई बार हुआ है। उस समय तक का सत्य था भाषा, तो संविधान में रखा गया, और ये सत्य था, ये प्रूव हुआ
कि तब से अब तक भाषाएं और ऐड हुई हैं, घटी नहीं है। मतलब लोग लगातार अपने कल्चर, कस्टम, मैनर को इंडियन नेशन के प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं। 38 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंतज़ार कर रही हैं, जो खुद के लिए शेड्यूल्ड स्टेटस चाहती हैं। अभी तो सिर्फ 22 हैं, 38 लैंग्वेजेस और 8वें शेड्यूल में दर्ज होना चाहती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना महत्व है आज भी हमारे भिन्न भिन्न समुदायों के लिए भाषा का। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन कल्चर है, उसके जो डीएनए है, उसमें ही ये डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज बसी हुई है। इसे निकाल पाना असंभव सा हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। इस सत्य को जिसने जब जाना है, चाहे वो 600 BC ऑनवर्ड्स बुद्ध और जैन ने जाना, तो उन्होंने बड़ी मूवमेंट्स खड़ी की हैं। बुद्धिज्म वाज अ मूवमेंट एंड जैनिज्म वाज अ मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इस चीज़ को मध्यकाल शताब्दियों में 14, 15, 16 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में मिडेवल पीरियड भक्ति संतों ने पहचाना, सूफी संतों ने पहचाना, तो उसका नतीजा निकला है आज की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो जब जब हमारे भारत में जिन भी किन्हीं सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक परिवर्तनों की धारा ने इस सत्य को पहचाना है कि भाषा से विमुख कोई धारा बन नहीं पाएगी, भाषा ही वो कड़ी है जो लोगों से लोगों को जोड़ेगी, तब तब हम एक बड़ा आंदोलन और बड़ा परिवर्तन हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में ला पाए हैं। और फिर मॉडर्न टाइम में इसे हमारे मॉडर्न लीडर्स ने पहचाना। हालांकि यहाँ पर नाम गांधी जी लिखा है, और आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, लंबे समय से इस चीज़ की पैरोकारी करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक का ये एक मेन आइडिया था कि कांग्रेस को रीजनली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लिंग्विस्टिक फार्मूला अपनाना चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए। पर अब हुआ ये है कि जिन समयों के दौरान ये होगा, उन समयों के दौरान हो ये रहा है कि तिलक और गांधी जी के बारे में ये ऐसा कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो रहा था और एक युग का उदय। असल में हुआ ये है कि जब 1920 का समय है, जब गांधी सही में सक्रिय हुए कांग्रेस में, तब बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया है। ये कहानी हो गई है कि जब ये इनका दौर आरंभ होने वाला है, उनका दौर वहां अंत हो गया है। और असल में कांग्रेस के वाया भाषाओं ने जोर पकड़ा है 1920 के बाद ही। लेकिन लाल बाल पाल तो स्वदेशी मूवमेंट में ही बड़े प्रचंड थे 1905 में। तो लाल बाल पाल में जो बाल हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं, तो वो बड़े पुराने बड़े नेता हैं। वो उनका आइडिया पुराना था इस चीज़ को लेकर के। एनी बेसेंट के साथ मिलकर के उन्होंने होम रूल मूवमेंट का आरंभ किया कि भारतीय जनता को स्वाधीन रूप में स्वयं पर शासन करने का अधिकार है, वो किसी के अधीन नहीं है, जिसे होम रूल कहते हैं। स्वयं शासन, स्वयं राज्य मूवमेंट, स्वयं पर हम स्वयं राज्य करेंगे और कोई नहीं। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की अपनी अपनी होम रूल मूवमेंट थी। बाद में एक समय में वो मर्ज हो गई थी। और ये सारा घटनाक्रम जो मैं बता रहा हूँ, ये 1910, 11, 12, 14, 15, 16 का समय का है। आई बात समझ में? तो बाल गंगाधर तिलक पहले पुराने समय से सक्रिय थे और कांग्रेस में यह आवाज़ पहले से थी कि हमें क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन को भाषाई आधार पर संगठित करना चाहिए। सो एट द रीजनल लेवल वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन गांधी जी ने ये सफल करवाया और हम आगे बढ़े हैं। तो फिर इसके फलस्वरूप नतीजा ये निकला कि 1920 से 1950 के बीच में बहुत सारी लैंग्वेज बेस्ड रीजनल मूवमेंट्स एक्टिवेट हो गई। बहुत सारी भाषाई आधार पर क्षेत्रीय लहरें खड़ी हो गई, मूवमेंट्स खड़े हो गए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स। फिर धीरे धीरे उसमें डोमिनेंस भी फील होने लगा और नॉर्थ और साउथ का डिवाइड भी दिखने लगा। नॉर्थ की हिंदी भाषा और साउथ की भाषाएं, जिनमें एक प्राचीन भाषा के रूप में तमिल को मुख्य भाषा के रूप में देखा जाता है। तो हिंदी वर्सेस तमिल का एक डिवाइड भी दिख गया, क्योंकि लैंग्वेज
का डोमिनेशन एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेशन भी माना जाता है, क्योंकि लैंग्वेज का डोमिनेशन एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे डोमिनेशन होता है, और हर कम्युनिटी अपने अपने कल्चर से जुड़ी हुई है। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर पर डोमिनेंट है, मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर डोमिनेंट है। फिर नॉर्थ और साउथ के डिवाइड में एक डिवाइड ये भी है कि नॉर्थ हमेशा जोड़ा गया है ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, जाति प्रथा से, इन चीजों से जोड़ा गया है, और उस ब्राह्मणवाद, उस जातिवाद को जोड़ा गया है संस्कृत भाषा और फिर आगे जाकर के हिंदी भाषा से। तो जो इस जाति की खिलाफत कर रहे हैं, जो इस ब्राह्मणवाद की खिलाफत कर रहे हैं, जो इस वर्ण व्यवस्था की खिलाफत कर रहे हैं, वो नेताओं ने भी दक्षिण में खिलाफत तो वो उत्तर की कर रहे हैं, खिलाफत वो जाति की कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो समुदाय इस जातिवाद को, इस ब्राह्मणवाद को मान रहा है, वो जिस संस्कृति का हिस्सा है, वो संस्कृति हिंदी भाषा पर बेस्ड है या संस्कृत भाषा पर बेस्ड है। तो इस वजह से भी एंटी हिंदी मूवमेंट के नाम से इन मूवमेंट्स को चलाया गया। 1937 में दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर, इस मूवमेंट, उनको पेरियार भी कहा जाता है, इस मूवमेंट के मेन लीडर थे। इसे एंटी हिंदी मूवमेंट कहते हैं। ये फिर एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी हो जाएगा, एंटी कास्ट मूवमेंट भी हो जाएगा, ऐसा करके इनके नाम 1937 में साउथ में ये सक्रिय हो गई बहुत। ये जो लोग निचली जाति के हैं उनके समर्थन में ऑर्गेनाइज की गई मूवमेंट थी। तो इस तरह से 1920 से 1950 का जो दशक समय रहा, ये बहुत एक्टिव रहा कि हर कल्चरल ग्रुप अब अपने लिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहता है। वो एक जो नया उभरता हुआ भारतीय राज्य दिख रहा है दूर कहीं, उस भारतीय राज्य में, उसकी शक्तियों में अपने समुदाय, अपनी संस्कृति के लिए भी जगह चाहता है। तो इस वजह से आप उस राज्य को प्रभावित कैसे करेंगे? वो एक राजनीतिक क्षेत्र का राज्य है। स्टेट क्या होता है? द पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो फिर राजनीतिक मूवमेंट करके ही उसे प्रभावित किया जा सकता है। तो बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट्स दक्षिण में खड़ी हुई, पूर्व भारत में, ईस्टर्न इंडिया में भी खड़ी हुई, जिनका केंद्र बना भाषा, क्योंकि भाषा के आधार पर तुरंत लोगों को जोड़ा जा सकता था, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी फ्रंट था जो जाति, नस्ल, धर्म की बॉर्डर सीमाओं को भेद जाती है। भाषा के आधार पर अगर आप लोगों को जोड़े तो। अच्छा, फिर एक और बड़ा जादू है। ब्रिटिशर्स भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं और एटलीस्ट एक होप है, एटलीस्ट एक चीज मांगने का अधिकार तो आया जो कि इससे पहले नहीं था जब भारत में राजघराने थे। वो क्या? रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले आप किंग से कहाँ रिप्रेजेंटेशन मांग सकते थे? किंग है, किंग के परिवारजन है या किंग के द्वारा चुने हुए लोग हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा बताई गई व्यवस्था के तहत एटलीस्ट वो ये कह तो रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब वो देते हैं नहीं देते हैं वो अलग बात है, लेकिन है, आप मांग सकते हैं। सो एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा है भारत में, और उस पॉपुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर कम्युनिटी अपना स्टेक चाहती है, और हर कम्युनिटी को स्टेक मिलेगा इस आधार पर कि उनके पीछे जन आधार कितना बड़ा है, वो कितने बड़े जन आधार को रिप्रेजेंट कर रही है वो कम्युनिटी। और ज्यादा से ज्यादा अपना जन आधार जोड़ने का एक आधार बन जा रहा था भाषा, कि अपने अपने भाषाई समुदायों को एकत्रित करो, इकट्ठा करो। कन्नड़ भाषाई समुदाय एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, मलयाली भाषाई समुदाय एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, तेलुगु भाषा समुदाय एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, मराठी, गुजराती और हिंदी भाषा समुदाय एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, और सबसे बड़ा भाषा समुदाय बना फिर हिंदी भाषा समुदाय। हिंदी नेचुरली हमारे देश में मेजॉरिटी लैंग्वेज तो नहीं है, बट लार्जेस्ट लैंग्वेज है। अलग अलग डाटा आंकड़े कहते हैं कि लगभग 40 से 41% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो मेजॉरिटी लैंग्वेज तो नहीं है, डोमिनेंट भी नहीं है, बट हाँ लार्जेस्ट तो है, एज कंपेयर टू अदर्स तो बड़ी है।
तो फिर हिंदी वाला तबका भी बड़ा था, तो उससे भी मुचाइटा लेना था, तो उसके अगेंस्ट हो सकता है दक्षिण की भाषाओं के आधार पर समुदाय छोटे हो जाएं, कन्नड़ का समुदाय अकेला छोटा हो जाए, तेलुगु का अकेला छोटा हो जाए। तो फिर इसका भी तोड़ निकाला कि फिर अब भाषा के आधार पर हमने अपने अपने ग्रुप को तो कंसोलिडेट कर लिया है, अब हम संस्कृति के आधार पर एक हो जाएं। हमारी द्रविड़ संस्कृति है तो द्रविड़ नाडु, सारे इकट्ठे हो गए। उत्तर अलग है, दक्षिण अलग है, ये तमाम द्वंद्व चलते रहे हैं हमेशा। लेकिन भाषा के आधार पर जन आधार इकट्ठा होता है, और जन आधार इकट्ठा होने पर उभरते हुए नए राज्य में, उभरते हुई नई राजनीतिक व्यवस्था में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक मिल सकते हैं। इसलिए भाषा और पॉपुलर हो गई, क्योंकि अब उसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक परिवर्तन लाना ही नहीं है मात्र, सामाजिक धार्मिक उत्थान करना ही नहीं है मात्र, सोशल रिलीजियस अपहीवल्स या चेंजेस या रिफॉर्म्स लाना ही नहीं है। अब वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल भी है। इट इज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल नाउ। यू कैन legitimately established your state on the basis of the identity of your language. तेलुगु भाषा आधारित आंध्र देश, आंध्र राज्य, कन्नड़ आधारित कन्नड़ राज्य। क्योंकि आप समझिए, पहले ये किसके बीच में डिवाइडेड है? पहले ये डिवाइडेड है सिंपली मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और क्या है? कुछ भी नहीं। इट वाज रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन टूटेगी तो कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे भाषा के आधार पर हम लोगों की होनी चाहिए। तो पुराने स्टेट जब डिवास्टेट होंगे तो नए स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। पुरानी प्रेसिडेंसियां जाएंगी ब्रिटिशर्स वाली, तो नई स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो मतलब भाषा को पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दे दी किसी ने। समझ रहे हो आप इस बात को ना? तो भाषा का तो और महत्व बड़ा जबरदस्त हो गया। और जब जिस देश में भाषा राजनीति का आधार हो जाएगी, जब, और जिसका काम खुद कांग्रेस ने कर दिया था, प्रोविंशियल कमेटियां लैंग्वेज के आधार पर बनाने का, क्योंकि कांग्रेस ले देकर के है तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही था। ठीक है, वो सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे काम कर रही थी, बट इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो तो बीज तो खुद कांग्रेस ने ही बोया था इस बात का, और गलत भी नहीं है, ठीक है, बोया था। तो मेन कहानी यहाँ पर यही है कि अब हर किसी को ये दिखने लगा था कि भाई भाषा कोई सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक सामाजिक कोई चेतना का आधार नहीं है, ये तो राजनीतिक अस्तित्व प्राप्त करने का अधिकार है। इट इज द पाथ, इट इज द टूल टू हैव और टू गेन और टू फेच द लेजिटिमेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट। हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे, जैसा तैसा करके लेके रहेंगे। तो ये एक कहानी है। और आप देखिए, आप कहेंगे सर ये कैसे, मतलब देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। अब देश आज़ाद हो गया है, सब हो गया है, तो आप सब जानते हैं देश आज़ाद हो गया, सब हो गया, तो एक पंजाब था ना एग्जिस्टेंस में, समझे इस बात को। लेकिन भाषा कितना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल है। फिर उसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट चली कितनी बड़ी, तो तभी फिर 1966 में हिंदी स्पीकिंग एरिया अलग किए गए ना, हरियाणा, और साथ में लगता पहाड़ी इलाका हिमाचल। तो आप तो खुद अंदाजा लगा लीजिए, फिर वो जो हिंदी स्पीकिंग एरिया अलग किया गया वो आज हरियाणा है। तो आज है ना हरियाणा की अपनी लेजिस्लेचर, अपनी एग्जीक्यूटिव। तो हिंदी स्पीकिंग एरिया लोगों को मिला ना अपना एक पॉलिटिकल स्टेट, और पंजाबी स्पीकिंग लोगों के पास रह गया उनका पॉलिटिकल स्टेट था पंजाब। तो भाषा अब कोई सिर्फ सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक चेतना या परिवर्तन या क्रांति या उत्थान का ही एक मात्र आधार नहीं था। भाषा आपके राजनीतिक अस्तित्व को स्थापित करने का एक बड़ा टूल था इस समय में। इफ यू वांट टू हैव चंक ऑफ पावर फ्रॉम द लार्जर पावर स्टोर हाउस, you need to place the key into that, and that key is the language, and that your chunk is your state based on the language, the linguistic state culture. Okay, तो अगर भारतीय राज्य नाम की कोई तिजोरी है जिसमें शक्ति ही शक्ति भरी है,
आपको उसमें से शक्ति कुछ अपने लिए चाहिए तो उस तिजोरी में जो चाबी लगती है वो भाषा की चाबी लगती है, लगाओ और अपने भाषाई समुदाय के लिए उस तिजोरी से एक शक्ति ले लो और अपना राज्य बना लो। तो एक भारतीय राज्य के अंदर कई राज्य, आ गई आपकी शक्ति, आपकी आज से अपनी लेजिस्लेचर, आज से आपकी अपनी एग्जीक्यूटिव, एंड यू हैव योर ओन टेरिटरी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। सो द टेरिटोरियल रिकॉग्निशन टू द लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर। यही हमारा टॉपिक है। और उस लिंग्विस्टिक स्टेट में फिर बनाइए अपनी नीतियां, चलाइए अपनी सरकारें। एक समुदाय और क्या चाहेगा? यही चाहेगा। और उसे ये दिलाने में कौन मदद कर रहा है? भाषा। क्योंकि ये फॉर्मूला देश में है और उसने बोला कि भाई ये फॉर्मूला है तो मुझे मेरी भाषा के आधार पे दे दो, मेरा स्टेट दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ और। ये कहानी है। ओके, सो कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटियों से प्रक्रिया आरंभ होती है 1920 से 50 के दशक के बीच में। सभी की आइडेंटिटी का, एग्जिस्टेंस का ये एक मैटर बन जाती है। उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक डिवाइड भी दिखने को मिल जाता है फटाफट हमें। सभी राज्य अब देख रहे हैं कि एक ब्रिटानिया राज्य जाने पर जब एक भारतीय राज्य बनेगा उसमें हम सब अपने अपने स्टेक प्रेजेंट कर देंगे और हम सबको अपना अपना एक राजनीतिक इंडिपेंडेंट अस्तित्व स्थापित करना है, द ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस। और भाषा अगर उसका आधार है तो हम अपने पीछे भाषा के आधार पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे। तो इस वजह से लैंग्वेज और प्रोमिनेंट होती चली गई और वो होती चली जा रही है। उसका सीधा उदाहरण है आप देख रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ कि 8th शेड्यूल में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस और बढ़ी हैं और 38 लैंग्वेजेस तो तैयार करी हैं कि हमें भी इसमें इंडक्ट किया जाए। और ये भाषा कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हिंदी लैंग्वेज या हिंदी मूवमेंट डोमिनेट ना कर दे, इसको लेकर के आमार बंगाली मूवमेंट है, बांग्ला पोखो या बांग्ला पक्ष या बांग्ला पक्ष मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ हिंदी। गोरखालैंड में मूवमेंट चल रही है लैंग्वेज के आधार पर। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी भाषा के आधार पर, आज भी चल रही हैं। एंड दोज मूवमेंट्स वो रेजिस्ट कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं द डोमिनेशन ऑफ हिंदी को, कि हिंदी विल नॉट डोमिनेट अस, दैट इज द थिंग। ओके, और उन्हें ये आधार मिल रहा है क्योंकि भारतीय संविधान में ये है, इसका प्रोविजन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म की बात कर रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के बंटवारे की। और वो फेडरलिज्म यहाँ पर लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। और वो कैसे है? वो जो राज्य हैं भाषाई आधार पर बने राज्य हैं। तो देयर इज अ फेडरलिज्म बिटवीन द टू, द पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू स्टेट्स and one of the state is being carved out on the basis of the language. So the linguistic federalism, and that is the reason कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? Can you imagine the intensity of this, complexity of this particular issue of language? भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि this particular debate, this particular issue of language is the most acrimonious issue. क्यों? वो कहते हैं सबसे ज्यादा डिबेट इसी मुद्दे पर हुई और टोटली अनकंक्लूडेड डिबेट हुई, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हम कि लैंग्वेज क्या हो। तो फिर अंदाजा लगा लो ये कितना कॉम्प्लेक्स इश्यू था। और वॉसिफेरसली, बहुत ही भयंकर रूप में इस बात का विरोध हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये प्रपोज किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। बोले नहीं, अगर ये किया तो भारत डिवाइड हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, तुरंत आज़ादी के बाद ही, संविधान के अस्तित्व में आते ही। और ऐसा डिवाइडेड और ऐसा बिखरा भारत नहीं चाहता कोई भी। सो अब ये पैराग्राफ शायद समझ आए कि गांधी कॉल्ड फॉर द एलीट एंग्लिसाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू टर्न इनटू अ मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी and urged for the reconstitution of provincial congress committee on the basis of 20 regionally dominant languages across India. The period between 1920 and 1950 saw the resurgence of a number of language based political movements in India. Movement सारी आगे जाकर के आप पढ़ोगे भी, DMK, AIDMK, तमाम ऐसी movements है। The idea of language was associated with culture and identity so much that a number of regional political parties were formed to foreground this aspect of various ethnic communities.
शिरोमणि अकाली दल एग्जिस्टेंस, मैंने बताया पंजाबी सूबा मूवमेंट, DMK द्रविड़ मुनेत्र कशगम, AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कशगम, है ना, आसाम गण परिषद, AGP, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आ गई देश भर के अंदर। ये अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनका सबसे मुख्य प्रबल मुद्दा है ये भाषा, इसको सुरक्षित रखना है हमें। डेमोक्रेटिक अकोमोडेशन टू द लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म या लैंग्वेज, क्या कैसे कैसे अकोमोडेट किया हमने? इंजर्शन ऑफ द 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल को इंसर्ट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये प्रमाणित है, इस प्रमाण है इस बात का कि लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म है। भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब द डिबेट ऑन द लैंग्वेज मोस्ट एक्रीमोनियस, taking the maximum time to deliberate without any consensus or unequivocal resolution in the Constituent Assembly। ना तो कोई रेजोल्यूशन निकला, ना कोई सहमति बनी कि निर्विरोध कोई सहमति बनी हो, बस लटक गया मुद्दा ये वाला। The efforts to make Hindi the national language were vociferously opposed on the ground that this would lead to internal divisions and violence in the country। Okay? तो फिर ये ना हो तो फिर 8th शेड्यूल को क्या कहेंगे? अ कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्मूला। फिर क्या किया? फिर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन है, क्या संविधान तो बनाना है। अब भाषा पे जब बात ही नहीं तय हो रही तो फिर क्या करें? उधर पाकिस्तान का तो सौखा था, काम आसान था, क्या कर दिया? उठा के लैंग्वेज एक डाल दी, खत्म कहानी उर्दू। कहते लो नजारे होना, लेकिन इधर क्या करें? बात तो बन नहीं रही। कहते फिर कॉम्प्रोमाइज़ बनाओ, कॉम्प्रोमाइज़ पे आओ। कहते कॉम्प्रोमाइज़ क्या? कहते एक शेड्यूल बनाओ, 8th शेड्यूल, उसमें डालो सारी लैंग्वेजेस मेन जितनी भी हैं, और फिर उन लैंग्वेजेस को दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन एरियाज़ में, फ्रीडम दो। क्या फ्रीडम? कि द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल हैव बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन द एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसी भाषा में प्रशासन चलेगा। जैसे पंजाब में प्रशासन पंजाबी भाषा, इंग्लिश भी है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर पंजाब PCS पंजाबी इंग्लिश आते हैं कि नहीं? पंजाबी इंग्लिश में आते हैं ना। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पंजाबी में, दफ्तरों के नाम सबके। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर पंजाबी, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पंजाबी, सरकार की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज आती है तो क्या पंजाबी इंग्लिश आती है कि नहीं? कम्युनिकेशन पंजाबी, साइबर स्पेस पंजाबी। तो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड फार्मूला तैयार किया, 8वां शेड्यूल। कहते भाई यही बनाना पड़ेगा, इसमें लैंग्वेज डाल दो, और इन सब क्षेत्रों में संविधान सुरक्षा करता है भाषा की, कि उसी भाषा में ये सब कामकाज निपटेंगे। बस ये है मुद्दा। ओके, तो ये डेमोक्रेटिकली इस तरह से अकोमोडेट किया गया। 8th शेड्यूल कोई आपसे पूछे कि भाई 8th शेड्यूल किस चीज़ की बात करता है, तो वो लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म की बात करता है। लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म का बेसिक कंपोनेंट है, वो मेन कंपोनेंट है जिस पर 8th शेड्यूल पर ये कहानी खड़ी है। सिंपली कोई आपसे यही पूछ ले कि सिग्निफिकेंस ऑफ 8th शेड्यूल 5 मार्क्स में, तो आपको समझाना आना जरूरी है। और वो बाद में दी गई स्कीम नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आया है। अब आता है 3 लैंग्वेज फार्मूला कंसेप्ट, TLF। भारत में 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जा रहा है 1948 के समय से ही, एजुकेशन पॉलिसी के समय से। आई बात समझ में? लेकिन आगे जाकर के सही मायने में 3 लैंग्वेज फार्मूला कॉन्सेप्ट किसने दिया है? देखो, कोठारी कमीशन 1964-1966 में आता है। वो प्रॉपर एजुकेशन की फील्ड में 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करता है, जिसे 1968 की पॉलिसी के वाया लागू कर दिया जाता है। तब से लेकर के आज दिन तक हमारे देश में 3 लैंग्वेज फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। इसे बदलने की कोशिश अभी हुई, कब हुई? 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, उसका ड्राफ्ट आया, और उस ड्राफ्ट के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला को बदला गया। क्या कहा गया उसमें? ये कहा गया कि जो हिंदी है वो 8वीं क्लास तक मैंडेटरी होगी पूरे भारत भर के सभी राज्यों के सभी स्कूलों में। इसका मतलब जो नॉन हिंदी स्कूल है उनको भी 8वीं तक हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। मतलब हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये हिंदी जो है इसको मैंडेटरी कर दिया। और 2019 के इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का जबरदस्त विरोध दक्षिण के राज्यों से आया। DMK ने इसका बहुत विरोध किया, MK स्टालिन हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा तरीका है, अगर ये कहीं गलती से हो गया फाइनल पॉलिसी के अंदर,
तो देश में जगह जगह पर आगजनियाँ होंगी, नुकसान होगा। ये एक कल्चर को दूसरे पर थोपने जैसा है, हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको। फिर 2020 में जब फाइनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें उस 2019 के ड्राफ्ट को फिर बदला गया और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आगे बढ़ाया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो आज हमारे 2020 की भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है फाइनल, वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को ही कंटिन्यू कर रही है। उस 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए क्या कहा जाता है, इसको समझना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि देश भर में ये राज्य निर्धारित करेंगे, इट इज़ द मैटर ऑफ द स्टेट टू डिसाइड अपॉन द लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस होंगी जिनमें से 2 नेटिव लैंग्वेज हों, इस बात का ख्याल रखा जाए। सो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि देयर वुड बी 3 लैंग्वेजेस, उसमें से 2 नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए। अच्छा, और सेकंड चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रखी है उन्होंने, समझो इस बात को, मातृभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, मदर टंग को। तो उसमें उन्होंने सेकंड चीज़ ये बोली है कि 5वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, ध्यान रखो, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल आने वाले दिनों में ये आप देखने वाले हो। आप भी जब IVY जाएगा ना अपना बच्चा, देखोगे आप कि 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मदर टंग में हो या लोकल लैंग्वेज में हो, बी वट एवर बी द पॉसिबल केस, मदर टंग और द लोकल रीजनल लैंग्वेज। ठीक है ना। अब जैसे अपन जालंधर पंजाब में रहते हैं, अपनी मातृभाषा पंजाबी और अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज पंजाबी, समझ रहे हो मेरी बात। तो 5वीं तक की पढ़ाई हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में मदर टंग या लोकल और रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। राज्यों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अपनाना चाहते हैं कि नहीं, उनको आज़ादी है। मैंडेटरी कंडीशंस ख़त्म कर दी गई, 3 लैंग्वेज फार्मूला रखा गया, वही रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और 3 लैंग्वेज में ये मेजॉरली फॉलो होगा। कॉन्सेप्ट ये रखा गया कि एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस में से 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या आया, 5वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल कोई भी हो, मदर टंग या लोकल या रीजनल लैंग्वेज में हो। हिंदी मैंडेटरी नहीं है, राज्यों की चॉइस है कि वो उसे अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते हैं। और तीसरी बात, 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉलो होगा, जिसमें से आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम 2 लैंग्वेजेस नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्दर और एम्फेसाइज करता है लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म को, मल्टीकल्चरलिज्म को, है ना, डाइवर्स कल्चरल सोसाइटी को। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो क्या है, हमारे देश में लिंग्विस्टिक डाटा की भारी कमी है, और लिंग्विस्टिक डाटा की कमी होने के बाद वजह से राज्यों के स्तर पर, जिलों के स्तर पर हमें ये क्लियर ही नहीं है कि कितने के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एग्जैक्टली है। तो इस वजह से हमें ये पता ही नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप को किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। और जब इस चीज़ की कमी है, और दूसरी तरफ हम ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि लैंग्वेज एंड एजुकेशन का अपना एक रिलेशन है। अगर बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को इन्हांस करना है तो आपको ये कोशिश करनी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन 5वीं तक आप बच्चे को उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही दें, तो वो मैक्सिमम कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करेगा। तो वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज द लिंकेज बिटवीन द एजुकेशन एंड द लैंग्वेज, एंड स्टिल एंड ऑन अदर हैंड वी आर लैकिंग ऑन द फ्रंट ऑफ डाटा अबाउट द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़। तो फिर एक बहुत बड़ा समाज ऐसा हो सकता है अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होते हुए भी अपने लिए शिक्षा का प्रबंध उस भाषा में करवाने में चूक जाए, क्योंकि प्रबंध नहीं, क्योंकि डाटा नहीं है तो फिर प्रबंध भी नहीं होगा, क्योंकि वो शिक्षक पैदा नहीं होंगे, उसमें किताबें छपेंगी नहीं, माल मटेरियल तैयार नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर इसमें मात खाएंगे आदिवासी जनजातीय लोग, उनको नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये एक रीज़न बन सकता है उनके और फर्दर मार्जिनलाइज होने का। इसलिए कहा जा रहा है कि तेज़ी से लिंग्विस्टिक डाटा कलेक्शन होना चाहिए साइंटिफिक बेसिस पे देशव्यापी स्तर पर, ताकि उनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना हो, ताकि हम सभी समुदायों को पहचान पाए बेहतर तरीके से और उनकी भाषा को पहचान पाए, ताकि फिर भाषा का जो शिक्षा में भूमिका है उस आधार पर हम उन्हें शिक्षा उनकी भाषा में दे पाएँ, ताकि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हों और आगे की एजुकेशन में टेकअप हो जाए उनका। आई बात समझ में। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, आए पढ़ लें इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommends that 2 of 3 languages should be native languages for school education at the primary level. 3 language formula first proposed by the Kothari Commission 1964-66 and introduced from 1968 onwards in India
and it is still existing via the national education policy. Lack of data about the linguistic literacy at the local and the state level is a huge challenge to understanding linguistic pluralism in India, and we need to address it if we want to develop the cognitive abilities to everyone, and we need to give them fair chance for the growth and development. If we are not giving chance to the people of a particular community for their proper development, then ultimately we are not giving them the level playing ground, क्योंकि फिर वो पूरी की पूरी कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से पिछड़ जाएगी। और एक राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता अपने समुदायों के साथ, एक राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, हमें इसको सुधारना ही होगा। ओके, तो इसलिए डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? समझ रहे हो कि लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, समझ रहे हो कि एजुकेशन कॉग्निटिव स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है? अभी और समझ में आएगा। लैंग्वेज राइट्स एंड वायलेंस हेडिंग, देश भर में भाषा को लेकर के दंगे, वायलेंस। मैंने बता दिया, जैसे 1937 का दक्षिण भारत का एंटी हिंदी मूवमेंट हुआ, ईवी रामास्वामी नायकर उसके हिस्सा बने। फिर मैं आपको बता दूं कि 1960s का दौर लैंग्वेज को लेकर के बहुत जटिल रहा भारत के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय के दौरान ये तय होना था कि संविधान के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया था उस कंसेप्ट को हमने फॉलो करना था। 1950 में 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया देश भर में, और उसमें ये प्रावधान रखा था कि भाई 15 बरस बीत जाने के बाद फिर प्रशासनिक और बाकी सभी कार्यों के लिए हिंदी ही अकेले आगे बढ़ेगी, इंग्लिश आगे नहीं बढ़ेगी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फिर ये होना था, और 15 साल जब पूरे होने को थे वो 1965 का टाइम था। तो ऐसे में 1960s में मूवमेंट दक्षिण के राज्यों में तेज हो गई कि अभी तक तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यूनियन लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के तौर पर काम कर रहे थे, द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन संविधान में दिए प्रोविजन के मुताबिक तो 15 साल पूरे होने पर इंग्लिश छूट जाएगी, अकेले हिंदी ही आगे कंटिन्यू करेगी, ओनली वन लैंग्वेज। तो ये तो गलत हो जाएगा। भारतीय यूनियन तो हम सबकी यूनियन है, और कुछ ही राज्यों की भाषा हिंदी है, सारे राज्यों की भाषा तो हिंदी नहीं है। तो फिर यूनियन के लेवल पे हिंदी ही अकेले ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ऐसा क्यों? हम दक्षिण के लोग जब मंत्री बन के यूनियन कैबिनेट में जाएंगे, हम क्यों मजबूर हों कि हमें हिंदी में ही कैबिनेट के सारे एजेंडे पढ़ने, सीखने हैं, जानने, समझने? वाई शुड? हम तो नहीं करेंगे ऐसा। तमाम और समस्याएं। तो फिर फाइनली दक्षिण के राज्यों में इसको लेकर के बहुत आगजनी हुई, कैंपेन चला बड़ा भयंकर। आई बात समझ में? और उन कैंपेन में डीएमके का बहुत बड़ी भूमिका रही। तो 1965 में अगेन डीएमके ने लीड की फिर से एंटी हिंदी मूवमेंट। और मैं बता दूं कि इन सब मूवमेंटों की वजह से 1960 के बाद से ही ये मूवमेंट सब भांप ली गई थी, जान गए थे हमारे देश के बड़े नेता उस समय में। तो इस वजह से फिर लैंग्वेज एक्ट लाया गया उस समय में, और ये कहा गया कि 15 बरस जब पूरे हो जाएंगे संविधान बनने के बाद से लेकर अब तक, उसके बाद भी इंग्लिश यूनियन की लैंग्वेज के तौर पे कंटिन्यू रहेगी हिंदी के साथ साथ। वो हमें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ला करके ये इंश्योर करना पड़ा। 1963 की बात है ये। फिर जा करके दक्षिण के दंगे शांत हुए, लेकिन इस चीज़ ने 1967 के कांग्रेस को तमिलनाडु के चुनाव हरवा दिए। इतनी ताकत है लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में। आई बात समझ में? और तब से अब तक कौन डोमिनेंट है दक्षिण के राज्यों में? द रीजनल पार्टीज। ये तब से अब तक की कहानी चल रही है। तब से अब तक रीजनल पार्टीज आर डोमिनेटिंग द साउदर्न पॉलिटिक्स, और कांग्रेस की जमीन कमजोर हो गई वहां पर। आई बात समझ में? कारण यही था कि नेहरू शुरू से मानते थे कि देश को मैं खंड खंड नहीं होने दे सकता। इस तरह से राज्य अगर बनते चले जाएंगे भाषाई आधार पर तो देश डिवाइड हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बनाया था कि अगर ये हो तो बहुत साइंटिफिकली हो और एक्सक्लूसिव लैंग्वेज बेस पर ना हो। इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, हर चीज़ को ध्यान में दिया जाए, साइज को ध्यान में रखा जाए कि बहुत छोटा स्टेट या बहुत बड़ा भी ना हो जाए। फजल अली कमीशन जिसे हम कहते हैं, और जिनकी आगे रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उन्होंने रिलक्टेंट मैनर में ही नेहरू ने ये सब किया, हालांकि वो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी फोर्स बहुत तेज थी तो ये होना ही था। इसका एविडेंस ये है कि दक्षिण के राज्य अपनी लैंग्वेज आइडेंटिटी को एम्फेसाइज इस हिसाब से करते हैं कि वो लैंग्वेज मात्र नहीं है उनके लिए, उनकी पहचान है। तो वो अपनी पहचान
को उत्तर भारत की पहचान के सामने मजबूती से प्रस्तुत करना चाहते हैं, और उत्तर भारत से जुड़ी है भारत भाषा हिंदी। इसलिए साउथ में उसको काउंटर करने के लिए फिर जिस भाषा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई वो हो गई बाय डिफॉल्ट ही इंग्लिश। क्यों? क्योंकि फिर इंग्लिश के वाया प्रोग्रेस भी मिलती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी विकास होता था, लार्जर वर्ल्ड से भी कम्युनिकेट होते थे, और फिर इंग्लिश साउथ की कम्युनिटीज के बीच में लिंग्वा फ्रैंका का भी काम करेगी, उन्हें आपस में जोड़ेगी, तो उन्हें आपस में मेलजोल में पैदा होगा। और इसका सबसे बड़ा जादू है ना, एक ब्यूटी बहुत एंड है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्कीम लड़ाई कि अगर हम आपस में किसी भी एक भाषा को चुन करके उसे बड़ा बनाना चाहेंगे तो फिर वही स्यापा होगा जो साउथ नॉर्थ का चल रहा है। कन्नड़ वाले कहेंगे मेरी बड़ी बना दो, तमिल वाले कहेंगे मेरी को बड़ी बनाओ, तेलुगु वाले कहेंगे मेरी, मलयालम वाले कहेंगे मेरी। तो कहते ये तो फिर तो हम और डिवाइड हो जाएंगे। उधर वो हिंदी स्पीकिंग राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, कहते ये तो काम हो जाएगा साला। उन्होंने तो है ना, पीसीएस देने जाते हो ना, यहाँ का हिंदी होती है 10वीं में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ना, ठोक के पीसीएस दे के आते हो ना, तो बस। तो उन्होंने फिर यह कहते यार इंग्लिश ये सही है, इंग्लिश हम सबको जोड़ देगी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम वाला सारा पछड़ा खत्म कर देगी, और दूसरी बात प्रगति भी भयंकर, और तीसरा हिंदी को किनारे पे रख देंगे। तो कई ऐसे राज्य हैं जो 3 लैंग्वेज नहीं, क्योंकि ये चॉइस रहती है ना, जो 3 नहीं 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाते हैं, जिनमें मेन स्टेट है तमिलनाडु, वो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाता है शुरू से। कौन सा? हिंदी, नो सॉरी, तमिल इंग्लिश, तमिल और इंग्लिश। वहां चले जाओ साउथ में, तमिल में कुछ मांगना है मांग लो, इंग्लिश में कुछ मांगना है मांग लो, हिंदी बोलते रहना फिर खड़े रह के, ऐसे मुंह देखेंगे क्या है, इंग्लिश में पूछ लेना डोसा किधर मिलेगा, बता देंगे। तो फिर हमारे लोग घूमने जाते हैं बड़े मैस्मराइज हो जाते हैं, कहते वहां तो ऑटो वाले भी इंग्लिश बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि उस भाषा को बढ़ावा दे दिया ना। अब फॉरेन चले जाओगे तो उनके तो भिखमंगे भी इंग्लिश बोल रहे हैं। अब वो हमारा दिमाग ऐसा मैकॉले ने बनाया हुआ है साला कि इंग्लिश जिसकी सुन लेते हैं मुंह से, इंग्लिश का वर्ड सुन लेते हैं, उसको सीधा बाप बांधने को तैयार हो जाते हैं। ओह ये तो इंग्लिश बोल रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट। अक्सर वीडियो वायरल होती रहती है ना, कोई रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला, कोई अंकल बूढ़ा कोई इंग्लिश बोल रहा हो, कहते हैं भाई यदि इंग्लिश सुनो। तो इंग्लिश बड़ा बनाया है, ऊपर से फिर आइल्स के टेस्टों ने और बड़ा कर दिया। वो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा ही बना दिया गया है ना इंग्लिश को। उसका उदाहरण, उसका नतीजा है कि आंध्र प्रदेश ने पिछले इन समयों के दौरान जितनी तेजी से इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूशनलाइज की है स्कूल में, और इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स और इंग्लिश टीचर्स भर्ती किए हैं, मतलब वो ऐसा तमिलनाडु की तरह 2 लैंग्वेज फॉर्मूला तो नहीं फॉलो कर रहा। कई राज्य ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला तो नहीं फॉलो कर रहे, 3 लैंग्वेज कर रहे हैं, लेकिन उस 3 लैंग्वेज में वो इंग्लिश को और अपनी रीजनल लैंग्वेज को इतनी तेजी से इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, उस पर बेस्ड टीचर्स ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं, उनको मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल्स उस बेस्ड पर, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हैं कि हम वो फिर लैंग्वेजेज एक्सेल करते जा रही है। ऐसा आंध्र प्रदेश कर रहा है, और उन्होंने तेलुगु को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है। आई बात समझ में? सो दे इनकॉर्पोरेटेड मोर English based school, they incorporated more English based teacher as compared to the हिंदी। तो ये उनका क्रेज है टुवर्ड्स द इंग्लिश, और भारत के कई राज्य ऐसा करते हैं। आई बात समझ में? ये भी उनकी एक इनडायरेक्ट कंपटीशन या कह लीजिए फाइट है विद द हिंदी डोमिनेशन, विद द हिंदी। तो ये भी एक समस्या आ जाती है जब हम 1 नेशन 1 लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी फिर, क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो इस दिशा में सपोर्ट नहीं कर रही, ग्राउंड रियलिटी तो इस तरफ नहीं लेके जा रही ना। ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही बोल रही है। ग्राउंड रियलिटी बोल रही है कि नहीं 38 भाषाएं और खड़ी हैं 8वें शेड्यूल में आने को। ग्राउंड रियलिटी बोल रही है कि 1950 से अब तक 14 से बढ़ के 22 भाषा शेड्यूल लैंग्वेजेस हो गई हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ बोल रही हैं कि दक्षिण के राज्य कुछ तो 2 लैंग्वेज फार्मूला ही अपना रहे हैं, और अभी अभी कुछ ने सुना कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी 8वीं तक मैंडेटरी कर देंगे, तो तमाम जगह पर प्रदर्शन होने लगे, कई जगह पर राइट्स भी हो गए। मतलब ये मुद्दा 1937 में जितना इंपॉर्टेंट था, 1965 में जितना था, आज भी उतना का उतना ही इंपॉर्टेंट खड़ा है।
और कई राज्य जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हिंदी को लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर वो समर्थन अपनी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश को इतना अधिक देते चले जा रहे हैं कि वही लैंग्वेजेज एक्सेल कर रही हैं। हिंदी का वैसे कोई वजूद नहीं दिख रहा वहाँ पे, वैसे ज़्यादा दिख नहीं रही, पाई नहीं जा रही, तो धीरे धीरे खुद ही वहाँ से वैनिश हो जाएगी। ऐसा ही उत्तर पूर्व के राज्यों में भी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है। तो इस तरह से फिर अगर हम आज के समय में अगर एक लैंग्वेज एक नेशन जैसी विचार रखेंगे तो संवैधानिक संकट भी तो पैदा होगा ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज तो आ ही जाएगा, लेकिन एक राजनीतिक संकट बड़ा पैदा हो जाएगा, पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा, देयर विल बी वायलेंसेस, समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और अब तक हमने जिन चीज़ों को दबाए रखा था, एकोमोडेट करके, वो थी देश की डाइवर्सिटी। वो डाइवर्सिटी शायद डिवीजन में बदल जाएगी, वो कभी होना नहीं चाहिए। एक डाइवर्स सोसाइटी में डाइवर्सिटी कभी डिवीजन में बदलनी नहीं चाहिए। ये एक्शन अगर एक बार इनिशिएट हो जाए, इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में जहां जहां ये हुआ है सब खंड खंड हो गया है। लेकिन अब अंतिम चुनौती जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वो ये कि चलो हिंदी मान ले कि हिंदी एक भाषा, एक देश, एक भाषा, पर हिंदी में भी कौन सी हिंदी? एक ये बड़ी चुनौती खड़ी हिंदी के सामने भी। देयर इज नॉट वन हिंदी। मैं अभी वो बताने जा रहा हूं। देखिए विच हिंदी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखिए आप सब जानते हैं कि हिंदी अपने आप में भारत में बहुत डाइवर्स है। आपके पास ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ हिंदीज। इसके अलावा बॉम्बे की अपनी बम्बैया हिंदी है, आपने फिल्मों में देखा होगा, अपुन मांगरेला है कि नहीं। फिर बॉलीवुड में यूज़ होने वाली हिंदुस्तानी, आपने गाने सुने ही होंगे, हिंदी भी है वर्ड में, उर्दू भी है वर्ड में, फारसी भी है, अरबी भी है, सारे ही वर्ड यूज़ हो जाते हैं उसमें, है कि नहीं। फिर उसके बाद हमारी दफ्तरी हिंदी जो सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी है, वो भी एग्जिस्टेंस में है। तो कई तरह की हिंदियाँ हैं भारत के अंदर। लेकिन 2011 के सेंसस के दौरान ये हुआ, ऐसा माना जाता है कि 56 वैरायटीज़ ऑफ हिंदीज़ को कलेक्ट करके एक हिंदी बताया गया, और उसके तहत ये डाटा दिया गया कि 53 करोड़ हिंदी स्पीकर्स हैं भारत के अंदर। 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और उसमें डाटा निकल के आया कि 53 करोड़ हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदी देश की एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, 53 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि सही मायने में हिंदी के अलग अलग वेरिएंट को कलेक्ट करके एक हिंदी बताया गया। पर वो एक हिंदी कौन सी हिंदी? अगर उसे एक संस्कृताइज्ड हिंदी के रूप में आप देखेंगे, जो संस्कृत पर आधारित एक हिंदी जैसी कुछ उभर करके आएगा, तो वो एक अलग हिंदी बन जाती है। अगर उसे आज की डेट में पॉपुलर हिंदी के तौर पर मानेंगे, जैसा हम सब बोलते हैं, तो वो एक डिफरेंट हिंदी हो जाती है। अगर आप ये कहें लिखने पढ़ने में कि शुद्ध हिंदी की बात करें, तो वो शुद्ध हिंदी का मतलब क्या? फिर जो रीजनल हिंदीज़ हैं, वो जो अलग अलग तरह की हिंदीज़ हैं, क्या ये उनको डिसरिगार्ड नहीं है? तो ऐसा माना जाता है कि हिंदी के रूप में भी जब किसी एक हिंदी की भी बात की जाती है, तो बाकी की हिंदी शायद मार्जिनलाइज हो जाएंगी। क्योंकि अगर हिंदी को भी एक चुना जाए एक भाषा के रूप में देश के लिए, तो किस हिंदी वेरिएंट को चुनेंगे, किस हिंदी भाषा को चुनेंगे? आप दिल्ली जाएं, दिल्ली वालों की अपनी एक हिंदी है। आप बिहार जाएं, उनकी अपनी एक हिंदी है। राजस्थान जाएं, उन लोगों की अपनी एक हिंदी है। सब लोगों की अपनी अपनी हिंदी है। राजस्थान की अपनी कोई एग्ज़ाम, अगर उनकी एक भाषा होती ऑफिशियल, तो फिर आप राजस्थान का एग्ज़ाम कैसे दे पाते PCS का? मेजॉरली वहाँ की भाषा तो हिंदी है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। हरियाणा की देखिए, है ना, कैसे आप हरियाणा के वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं, सॉन्ग भी सुनते हैं, है ना, उड्डा उड्डा रे कबूतर मेरे ठूंगे पे बैठा, ये है ना सब गाने वाने। तो मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, अदरवाइज तो यही है कि चलाए जिप्सी, है ना। तो ये सब बातें हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज है। क्या हो रहा है, ठंड लग रही है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन आप कैसे कहते हैं, आपको ठंड लग रही है ना, और दिल्ली में कैसे ठंड लग रही है, क्या ठंड लग रही है? तो अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो इस तरह से देयर आर मैनी वेरिएंट्स ऑफ हिंदी। तो उसमें से कौन सा हिंदी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और अगर जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जिन्हें हम माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के रूप में देखते हैं, अगर उनके सिमिलर वर्जन्स जो हिंदी के नज़दीक आते हैं, उन्हें भी एक लार्जर अम्ब्रेला हिंदी लैंग्वेज के तहत ले लिया जाएगा,
जबकि सही मायने में हो सकता है वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के रूप में एग्जिस्ट कर रही हों, माइनॉरिटी लैंग्वेज हों और उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, तो क्या वो एक बड़ी हिंदी के तहत मार्जिनलाइज नहीं हो जाएंगे? इस तरह से जिस भी किसी हिंदी को महत्व दिया जाएगा, जैसे पंजाब में ही माझा मालवा दोआबा है, मान लीजिए किसी एक पंजाबी को महत्व दिया जाएगा तो बाकी पंजाबीज जो हैं वो अपने आप को मार्जिनलाइज सा फील करेंगी, महसूस करेंगे, फिर उनसे जुड़े कस्टम कल्चर मैनर भी मार्जिनलाइज फील करेंगे। ये एक चुनौती है। अच्छा, दूसरी चुनौती है कि हिंदी एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में विकसित नहीं हुई, क्योंकि अगर आप आज की डेट में देखें तो इंडिया और ग्लोबली जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ऐसा नहीं है कि हिंदी के बिना कंडक्ट नहीं हो सकता। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदी अभी एम्बेड नहीं हुई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजॉरली प्रोग्रेस हो रही है जिस लैंग्वेज में, दैट इज़ द इंग्लिश। फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो हिंदी बेस्ड नहीं है, वो इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंग्लिश। सो इस तरह से अगर हम भारत की भविष्य की ज़रूरतों को देखें और आज के समूह को देखते हुए अगर हम अपने आप को एक ग्लोबल सोसाइटी के रूप में देखते हैं, तो हमारे नॉलेज एक्सचेंजेस, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट, हमारे आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स, शायद हिंदी उनको अभी सर्व ना कर पाए, अभी इतना योग्य नहीं बनी है, अभी इतनी मजबूत नहीं बनी है। इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। माना ये जाता है जब जब भी हिंदी को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि समय आ जाने पर यह प्रयास किए जाने जरूरी हैं कि हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में हम विकसित करें। ये जिम्मेदारी केंद्र पर डाली गई है, लेकिन साथ ही वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350A और 50B के तहत ये कहता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहीं भी रह रही हैं उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका प्रबंध मदर टंग में किया जाए, इसकी व्यवस्था होनी जरूरी है। आर्टिकल 350A ऐसा कहता है और 350B कहता है कि इसके लिए एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट होगा जो इस स्टेटस को ऑब्जर्व करेगा कि क्या उन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स मदर टंग में उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं, और वो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाएगा। इस तरह के प्रबंध कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए हैं। तो वहाँ पर भी छोटे छोटे जो वेरिएशंस हैं अलग अलग हिंदी के, अगर उन्हें किसी एक क्षेत्र की लार्जर हिंदी के तहत सबस्यूम करके ये कहा जाएगा कि यही हिंदी सबको रिप्रेजेंट करने वाली हिंदी है, तो उन माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ भी एक तरह का अन्याय हो जाएगा, वो भी मार्जिनलाइज हो जाएंगे, कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से संविधान की मर्यादाओं को देखें, जिस चीज़ को वो प्रपोज कर रहा है उसको देखें, तो ऐसा लगता है कि वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा चाहता है कि समय आ जाने पर जब भारतीय ये चाहें एक भाषा का विकास हो जो भारत के सभी जनमानसों को आपस में जोड़े। लेकिन शब्द यहाँ पर यह है कि वो इसे लिंग्वा फ्रैंका के रूप में चाहता है। जरूरी नहीं है कि वो इसे एक राजकीय भाषा के रूप में चाहता है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, लेकिन उसमें भी उसने इस बात का प्रयास किया है कि उस लिंग्वा फ्रैंका में, उस हिंदी में भारत की तमाम भाषाओं के तत्व निहित होने चाहिए, उसका एमर्जेंस, उसका एवोल्यूशन कुछ इस रूप में हो। तो हिंदी भी अपने आप में एक बहुत समावेशी हो, बहुत ऑल इनकम्पैसिंग हो, ताकि सभी राज्यों के लिए ये संभव हो कि वो उसे एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में अपना सके। लेकिन वहीं कॉन्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा भी देने की बात करता है। ओके, और आर्टिकल 29 और 30 तो आप जानते ही हैं, वो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कम्युनलिज्म के अंदर, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा। ओके, तो ओवरऑल जो हमारी डिबेट है वो इस पॉइंट पर कंप्लीट होती है कि मौजूदा परिस्थितियाँ अगर भारत की देखी जाएं तो भारत को इस समय में बहुत ज़रूरी है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में रहना, क्योंकि इंडिया की जो इस समय की रिक्वायरमेंट है वो बेहतरीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बिना नहीं हो सकते। भारत के पास एक बड़ी जनसंख्या वो है जो यंग एज है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज से गुजर रहा है। ज़रूरी है उस पोटेंशियल को हार्नेस करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, बेटर अर्बन प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की दिशा में काम किया जाए। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी, और ऐसे समय में किसी भी तरह से अगर समुदायों के अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई भाषा के आधार को लेकर के, भारतीय राज्य, भारतीय विकास को
अस्थिर कर सकते हैं, इसलिए उसकी समय नहीं है कि उसकी आवश्यकता हो। भारतीय राज्य संपन्न हो जाए, भारतीय राष्ट्र संपन्न हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास बेहतर हो जाए, शहरों का विकास बेहतर हो जाए, महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकार मिल जाएं, बाल कल्याण हो जाए, ये सब परिस्थितियां जब हो जाएंगी, भारत जब उस रूप में स्थापित हो जाएगा, हो सकता है तब समय आने पर स्वयं ही एक ऐसी संभावना बने और सहमति बने, हो सकता है तब इस तरह की आउटलुक क्रिएट हो जाए इंडिया की कि तब वो एक कॉमन लैंग्वेज के फॉर्मूला को रीच कर जाए, और वो भी पहले से ना निर्धारित किया जाए कि वो कॉमन लैंग्वेज क्या होगी, समय आने पर उसे विकसित होने दिया जाए। ओके, क्योंकि कोई लैंग्वेज, अब मेन कहानी ये है कि इंग्लिश से अगर हमें परहेज है तो ये बस यही है कि हम विकास, हम ज्ञान और हम तरक्की तो तमाम उसी भाषा पर आधारित कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे सौतेला बनाए हुए हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज कभी ना कभी तो किसी जगह से, किसी समाज से आई ही होगी, लेकिन वो आपके समाज में कैसे पल्लवित हो रही है, आपके समाज को कैसे पुलकित करती है, वो विकास कैसा दे रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप उस भाषा के घोड़े पर सवार होकर के कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है एक समय का विकसित भारत किसको लैंग्वेज पर ये कंक्लूड करे कि हाँ, हम इसे एक भारत की एक भाषा के रूप में स्वीकार सकते हैं, तो तब उसे स्वीकारना कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन वो तब के लिए छोड़ा जाए। अभी के लिए ये काफ़ी फोर्सफुल एलिमेंट होगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया है कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन भारत का सत्य वही था जो मैंने अभी बताया। ये इसलिए नहीं हो सकता अभी क्योंकि भारतीय सत्य है लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। भारत का सत्य क्या है? लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। भारत में शक्तियों का बंटवारा है, वो बंटवारा ही भारत की एकता का आधार है, और उस बंटवारे में अहम भूमिका भाषा पर आधारित राज्यों ने निभाई है। तो हम उस लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, उस लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म को इग्नोर नहीं कर सकते, जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के समय के दौरान से और आज़ादी के बाद के भारत को अब तक राजनीतिक रूप में परिभाषित करते आया है। So the territorial recognition of the language is ultimately essential for the federal structure of the country and it is the proven fact. हमने 2 पार्ट्स में इस चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से समझाया। Thank you so much. Enjoy.